हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी गंगा। फ्रेंड्स, आज के अपने इस लेक्चर में हम यूपी टेट 2015 पेपर 2 के सीडीपी के क्वेश्चंस हल करेंगे आज। फ्रेंड्स, ये सीडीपी के क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे जो आपके आने वाले यूपी टेट, सी टेट एवं एस टेट की परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से डैश एक विधि है। आवृत्ति वितरण या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो इन ऑप्शंस में से हिस्टोग्राम, फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है हिस्टोग्राम के द्वारा इसको हम प्रेजेंट करते हैं फ्रेंड। तो हिस्टोग्राम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। फ्रेंड्स, टीचर को पढ़ाते समय किस साइकोलॉजिकल फैक्टर या मनोवैज्ञानिक तथ्य पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षण तकनीक, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत विभिन्नता या पारिवारिक स्थिति। तो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 3 इंडिविजुअल डिफरेंस इसका बिल्कुल सही आंसर है। फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि कोई भी दो व्यक्ति या बच्चे कोई भी एक जैसे नहीं होते हैं, तो क्लास में एक शिक्षक को सबसे अधिक इंडिविजुअल डिफरेंस पर ध्यान देना चाहिए। हर बच्चे की अलग अलग क्षमता होती है, हर बच्चे अपने रूप, रंग, शील, गुण, क्षमताओं में अलग अलग होते हैं। तो एक शिक्षक को सबसे अधिक इंडिविजुअल डिफरेंस पर ध्यान देना चाहिए। हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ा के बच्चे की सफलता की ओर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिगम हस्तांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। हु आर द प्रोपाउंडर ऑफ टू फैक्टर थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक, जड, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 स्पीयरमैन बिल्कुल सही आंसर है। स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। फ्रेंड्स, जब हम कोई चीज़ याद करते हैं या किसी भी बात को जब सीख लेते हैं और वो उसे भूल जाते हैं, हम स्मरण नहीं कर पाते हैं, रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना, स्मृति। तो फ्रेंड, जब हम सीखी हुई बातों को भूल जाते हैं तो उसे विस्मृति कहते हैं या फॉरगेटिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है, विस्मृति या फॉरगेटिंग। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम that determine the unique adjustment to the her environment is called personality. फ्रेंड, ये पर्सनैलिटी की डेफिनेशन है और आप नोट करना कि यह डेफिनेशन ऑल्फोर्ड के द्वारा दी गई है। G.W. ऑल्फोर्ड, गोल्डन ऑल्फोर्ड ने व्यक्तित्व की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी थी, तो यह व्यक्तित्व की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामान्य पुरुष में XY गुण स्वतः होते हैं जबकि सामान्य महिला में डैश होते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि मेल में XY गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोजोम, और जबकि फीमेल में क्या होता है? XX। जैसा कि आप जानते होंगे कि मेल में XY दोनों गुणसूत्र होते हैं जबकि फीमेल में सिर्फ X प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, XX। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाता है। फ्रेंड, जब हमारे पास प्राप्तांकों का एक समूह होता है तो क्या होता है कि वह मिड वाला बिंदु जिसके ऊपर आधे होते हैं और नीचे आधे होते हैं उसको क्या कहते हैं फ्रेंड? मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते होंगे कि मीडियन इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, मध्यांक। मीडियन में क्या होता है कि आधे ऊपर होते हैं और आधे नीचे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगम में प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर इन लर्निंग। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी करवाया है, आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। अधिगम की प्रयत्न और भूल या ट्रायल एरर की थ्योरी थॉर्नडाइक महोदय ने है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। थॉर्नडाइक महोदय ने
ट्रायल एंड एरर की थ्योरी थी। और फ्रेंड्स आप ये भी याद रखना कि थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। कई बार ये भी पूछते हैं कि थॉर्नडाइक महोदय ने किस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो बिल्ली पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा पर्यावरण का गुणनफल है। अकॉर्डिंग टू डैश डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो फ्रेंड्स यह जो महत्वपूर्ण कथन है जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसका आंसर है वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। वुडवर्थ महोदय का मानना था कि जो बालक का जो डेवलपमेंट होता है वह उसकी आनुवंशिकता, हेरिडिटी और वातावरण, इन्वायरमेंट, इन दोनों के गुणनफल का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड एंड देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस। इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ अ काइंड व्हाट स्टेटेड बाय। फ्रेंड्स यह मनोविज्ञान, आप जानते होंगे कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान जो दर्शन शास्त्र का पाठ था, सबसे पहले मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। उसके बाद इसे मन का विज्ञान कहा गया, फिर उसे चेतना का विज्ञान कहा गया और फिर उसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। तो फ्रेंड ये मैंने साइकोलॉजी का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के नाम से वीडियो बनाया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया है। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स ये मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का, फिर मन का, फिर चेतना का और अब तक इसे व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। तो यह डेफिनेशन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी वुडवर्थ महोदय ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। लेटेंसी पीरियड इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इन रिलेटेड टू एज रेंज ऑफ। फ्रेंड्स सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा कि साइकोसेक्सुअल या मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्राइड महोदय ने दिया था। सिगमंड फ्राइड का ये थ्योरी है। उसमें उन्होंने बच्चों के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के 5 अवस्थाएं बताई थी। तो उसमें से एक चौथी अवस्था है लेटेंसी अवस्था। तो पूछ रहे हैं कि उस अवस्था की क्या एज रेंज है। तो इसका है ऑप्शन नंबर 2, 6 वर्ष से यौवन तक। तो फ्रेंड फ्राइड महोदय ने जो 5 अवस्था बताई थी उसमें लेटेंसी का जो पीरियड है वह है 6 वर्ष से यौवन तक। क्वेश्चन नंबर 12 है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया। साइकोसोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय एरिक्सन, फ्राइड, कोहलर, वॉटसन। इन चारों में से किसने दिया था फ्रेंड? तो फ्रेंड साइकोसोशल थ्योरी जो कि साइकोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यह एरिक्सन महोदय ने दिया था। एरिक्सन महोदय ने, जिन्हें ईगो साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, उन्होंने विकास की 8 अवस्थाएं दी थी फ्रेंड। तो ये साइकोसोशल थ्योरी एरिक्सन महोदय ने दिया है। ये कई बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, आप इसे जरूर याद कीजिएगा। साइकोसोशल थ्योरी गिवन बाय एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश के अनुसार इदम, अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक है। अकॉर्डिंग टू डैश इड, ईगो एंड सुपर ईगो आर द 3 कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। फ्रेंड्स आप जैसे जानते होंगे कि इड, ईगो, सुपर ईगो फ्राइड महोदय ने था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। इड, ईगो एंड सुपर ईगो यह सिगमंड फ्राइड महोदय के थ्योरी का पार्ट है। फ्राइड महोदय ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में इन तीनों पार्ट के बारे में बताया था कि व्यक्तित्व का संबंध इड, ईगो और सुपर ईगो से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। तो वो कौन से व्यवहारवादी थे जो मानते थे कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? फ्रेंड जैसे कि आप जानते ही होंगे कि व्यवहारवाद जो स्कूल था मनोविज्ञान का, वह मानता था कि हर कुछ सीखा जाता है, सब कुछ हम सीख सकते हैं। तो यह किस व्यवहारवादी का मानना है कि व्यवहारों की भांति भाषा भी
क्रिया प्रसूत या ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा सीखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है, स्किनर महोदय ने। आप जानते हैं कि स्किनर महोदय को नोट कीजिएगा, इसे व्यवहारवाद में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट नोट कीजिएगा चूहे पे किया था फ्रेंड, कई बार पूछा गया है। तो स्किनर महोदय ने, जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत भी दिया था, तो इन्होंने कहा है कि व्यवहारों की भांति हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू भाषा भी सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? रेंज, मोड, मीडियन, मीन। तो फ्रेंड जैसे कि आप जानते होंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी के 3 पार्ट होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, पर रेंज इसका पार्ट नहीं है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 रेंज सही आंसर हो जाएगा। बाकी मीन, मीडियन, मोड सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट हैं। मीन, मीडियन, मोड सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट है, पर रेंज पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि डैश के बीच होगी। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि डैश के बीच होगी। फ्रेंड तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, 90 से 1 से 9 के बीच में। फ्रेंड्स मनोवैज्ञानिकों ने IQ की एक टेबल दी है, जिसमें आपको बताया गया है कि 90 से 109 के बीच में जिनकी IQ आती है वह नॉर्मल, औसत या एवरेज इंटेलिजेंस वाले होते हैं। जो इसके ऊपर होते हैं वो हाई इंटेलिजेंस होते हैं, जो इसके नीचे होते हैं वो लो इंटेलिजेंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ मेजरमेंट इज द बेस्ट? तो फ्रेंड जैसा कि आप जानते हो कि मेजरमेंट की चार स्तर हैं, नॉमिनल, रेशियो, ऑर्डिनल, इंटरवल। तो इन चारों में सबसे जो बेस्ट है या सबसे अच्छा है वो अनुपात रेशियो है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। बाकी नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल ये तीनों लो लेवल के मेजरमेंट है। अब नोट कीजिएगा एक बात कि मनोविज्ञान में इंटरवल मेजरमेंट को बहुत अधिक यूज़ किया जाता है, लेकिन रेशियो मेजरमेंट यह भौतिक शास्त्रों में यूज़ होता है। तो इसीलिए रेशियो मेजरमेंट सबसे अच्छा है और अंतराल मेजरमेंट ये मनोविज्ञान में अधिकतर यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का परसेप्टिव परीक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी? तो फ्रेंड जैसा कि आप जानते होंगे कि प्रोजेक्टिव टेस्ट वह टेस्ट होता है जिसमें प्रयोज्य जो है वह इनडायरेक्टली अपने इच्छाओं को व्यक्त करता है। तो इसमें पूछा है कि कौन व्यक्तित्व का परसेप्टिव परीक्षण नहीं है, कौन प्रोजेक्टिव टेस्टिंग नहीं है? तो फिर जैसे कि आप जानते होंगे कि रोसार्क टेस्ट है, TAT है और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, लेकिन 16 PF नहीं है। यह पर्सनैलिटी परीक्षण है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। यह फ्रेंड यह प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है, लेकिन रोसार्क, TAT और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट ये तीनों प्रोजेक्टिव टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? हेरिडिटी ऑफ नीड थ्योरी वाज गिवन बाय। फ्रेंड ये जानते होंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं कि हेरिडिटी थ्योरी ऑफ नीड गिवन बाय मास्लो। एब्राहम मास्लो की नीड हेरिडिटी थ्योरी है जिसमें उन्होंने 5 बताए हैं, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, बिलोंगिंग नीड, स्टीम नीड और सबसे एंड में आता है अनुक्रमिक नीड आता है, सबसे ऊपर आता है जो, तो सबसे निचली आती है बायोलॉजिकल नीड्स आती है फ्रेंड हमारी। तो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो ने दिया है। इन्होंने अपने सिद्धांत में 5 प्रकार के नीड्स के बारे में बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? फ्रेंड जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में बहुत सारे ग्लैंड पाए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, उसमें से पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं फ्रेंड? क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि जो है वह बाकी सभी ग्रंथियों पे अपना प्रभाव रखता है, सभी ग्रंथियों को इफेक्ट करता है। तो इसीलिए पीयूष ग्रंथि को या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश ने सामूहिक आचरण का कॉन्सेप्ट दिया था। डैश ने सामूहिक आचरण का संपर्क दिया था, युंग, फ्राइड, एडलर, सलीवन। तो फ्रेंड युंग महोदय ने सामूहिक आचरण का कॉन्सेप्ट दिया था, कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट दिया था। फ्रेंड अचेतन के बारे में या अनकॉन्शियस के बारे में फ्राइड महोदय ने सबसे पहले बताया था, लेकिन युंग महोदय ने फ्राइड से अलग होकर अपनी थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने व्यक्तित्व अचेतन और सामूहिक अचेतन दिया था। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंगूर खट्टे हैं, डैश का उदाहरण है। अंगूर खट्टे हैं किसका एग्जाम्पल है? फ्रेंड सिगमंड फ्राइड ने अपनी थ्योरी में बहुत सारे रक्षात्मक टेक्निक्स बताए थे, जिसके थ्रू हम अपने ईगो की रक्षा करते हैं। तो उनमें कौन सी टेक्निक है ये? दमन, प्रतिगमन, युक्तिकरण या प्रतिक्रिया निर्माण। तो फ्रेंड अंगूर खट्टे हैं इसका संबंध युक्तिकरण से होता है, रिएशनलाइजेशन। इसमें फ्रेंड क्या होता है कि हम अपनी वैसी इच्छा जिसे हम पूरी नहीं कर पाते हैं, उसे किसी भी तरह तोड़ मोड़ के हम उसे एक युक्ति संगत बना लेते हैं, एक तर्क के साथ अपनी बात को सही करके कहते हैं कि हाँ। जैसे लोमड़ी अंगूर नहीं पा पाया था और तो उसने कहा था कि अंगूर खट्टे हैं, उसी तरह हम अपनी ऐसी चीज़ें जो हम नहीं कर पाते हैं उसको कोई ना कोई सही तरीका लगा कर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अधिगम का क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया है। फ्रेंड जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किसके द्वारा दिया गया है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑप्शन नंबर 4 स्किनर महोदय के द्वारा दिया था। स्किनर महोदय ने अपना एक्सपेरिमेंट चूहे पे किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो फ्रेंड स्पीयरमैन महोदय ने तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की क्षमता को क्या कहा है? एस फैक्टर, जी फैक्टर, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, कल्चरल इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड जैसे कि आप जानते होंगे कि स्पीयरमैन महोदय ने 2 फैक्टर थ्योरी दिया था, उसमें उन्होंने जी फैक्टर थ्योरी बताया था कि तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता को इंटेलिजेंस कहते हैं। तो जी क्षमता इसका, जी फैक्टर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको डैश भी कहा जाता है। बेंडूरा स्टेटेड दैट चिल्ड्रन एक्वायर्ड रेस्पॉन्सेज थ्रू मॉडलिंग विच इज ऑल्सो नोन एज। तो फ्रेंड बंडूरा ने सीखने का एक सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि बच्चे दूसरों का नकल करके सीखते हैं, जिसे उन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहा था, निरीक्षणात्मक सीखना। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इसका बिल्कुल सही आंसर है, जिसमें बच्चे दूसरों को देख देख के सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? विच स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड मैच्योर मोरल लर्निंग। तो फ्रेंड्स पियाजे ने बच्चों के सीखने के ऊपर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था, जिसमें उन्होंने बच्चे किस तरह सीखते हैं तो डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं बताई थी। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये आप नोट करना फ्रेंड, कई बार पूछते हैं कि पियाजे महोदय ने सीखने की कितनी स्टेजेस बताई थी जिसके थ्रू बच्चों का विकास होता है, तो 4 स्टेजेस बताई थी। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें पूछ रहे हैं कि किस स्टेज में अमूर्त तर्क और परिपक्व यानी कि मैच्योर नैतिक चिंतन करता है, मॉरल थिंकिंग करता है। तो यह उन्होंने कहा था कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी चौथी स्टेज में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, डैश जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। डैश इज द सम टोटल ऑफ इनेट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक। समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम, युयुत्सा, सिमिलैरिटी, कंटिन्यूटी, हेरिडिटी, पंगनेसिटी।
तो फ्रेंड जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है वंशानुक्रम, यानी हेरिडिटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28 है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों या इंस्टिंक्ट में हम चेंज कर सकते हैं? सहसंबंध, मार्गान्तीकरण, विलयन या नवीनीकरण? तो फ्रेंड इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मार्गान्तीकरण, रिडायरेक्शन। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसको यूज़ कर सकें। और फ्रेंड अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रत्ययों का बनते रहना एक डैश प्रतिक्रिया है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज अ डैश प्रोसेस, विषम, सामयिक, अनियमित, संचयी। तो फ्रेंड प्रत्ययों का बनते रहना एक क्यूमुलेटिव या संचयी प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, संचयी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? कौन सा कारण भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा या शिक्षक की योग्यता? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग? तो फ्रेंड इनमें से सीखने की मात्रा, आप कितना अधिक सीख रहे हैं या कम सीख रहे हैं तो डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। पुनरावृत्ति का अभाव, लैक ऑफ रेपिटेशन, आप कितना बार उसे रिवाइज करते हैं ये भी इफेक्ट करेगा। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, यदि आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में है, किसी टेंशन में है तो वो भी आपको इफेक्ट करेगा। लेकिन शिक्षक की योग्यता, एबिलिटी ऑफ टीचर, शिक्षक की क्या योग्यता है, ये आपके भूलने का कारण बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है, एबिलिटी ऑफ टीचर। तो फ्रेंड यह बहुत ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन है जो आपको आने वाले सभी टेट परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होंगे। आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।